दोस्तों, एक बात इतिहास ने बार बार सिद्ध की है कि तलवारें कभी कभी युद्ध जीतती है, पर नैतिक शक्ति कई बार लोगों के दिल जीत लेती है। और जब कोई व्यक्ति अपनी मांग के लिए अपने शरीर को ही संघर्ष का माध्यम बना लेता है, तो वह केवल एक आंदोलन नहीं करता, वह पूरे समाज के लिए एक प्रश्न चिन्ह छोड़ जाता है। सवाल यह नहीं है कि भूख हड़ताल कितने दिन चलेगी, सवाल यह है कि क्या उस भूख ने देश, सत्ता और समाज को झुकने पर मजबूर कर दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया। और आज जब सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल जारी है, तो आज पूरा देश उसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। लेकिन दोस्तों, अब हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। क्या कोई व्यक्ति बिना हथियार उठाए, बिना पत्थर फेंके, क्या केवल भूख के दम पर किसी भी सरकार को झुका सकता है? क्या सिर्फ एक भूख किसी भी साम्राज्य को झुका सकती है? अगर आप कहेंगे नहीं, तो आप गलत हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारे देश का इतिहास आपको चौंका देगा। हमारे देश के इतिहास में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, चाहे हमारा देश जिस समय गुलाम था, चाहे हमारा देश आज़ाद हुआ, चाहे आज़ादी के समय या उसके बाद, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने शरीर को ही संघर्ष का माध्यम बना लिया और उन्होंने बड़े बड़े साम्राज्यों, बड़ी बड़ी ताकतों, बड़ी बड़ी सरकारों और बड़े बड़े लोगों को झुकने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि आखिर सोनम वांगचुक से लेकर हमारे देश की हिस्ट्री में किन किन लोगों के द्वारा भूख हड़ताल की गई थी और उसके क्या परिणाम निकले थे, और साथ ही किन किन लोगों ने इन भूख हड़तालों के द्वारा अपनी जान गंवाई थी। क्या उन लोगों के द्वारा सत्ता को झुका दिया गया, बड़े बड़े साम्राज्यों को झुका दिया गया? इन सब के बारे में आज हम समझते हैं। और सोनम वांगचुक जी के द्वारा जो भूख हड़ताल की जा रही है, उसके क्या परिणाम निकलेंगे? क्या इतिहास के पन्नों में इस भूख हड़ताल को लिखा जाएगा? क्या सरकार झुकेगी या नहीं? इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, ताकि हमारे देश के इतिहास में जब जब भी भूख हड़ताल हुई है, उनके क्या परिणाम निकले हैं, इनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। बात है सन 1918 की। अहमदाबाद में कपड़े की मिलों में काम करने वाले हजारों मजदूरों के लिए काफी संकट पैदा हो गया था। उनको वेतन काफी कम दिया जा रहा था, बच्चे भूखे सो रहे थे और साथ ही मालिक अपनी बात पर डटे हुए थे, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी थी। लेकिन वेतन उनको पहले जितना दिया जा रहा था, उनका वेतन बढ़ाया नहीं गया था, जिसकी वजह से उन्हें रोज का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा था। अब दोस्तों, उनकी समस्या को दूर करने के लिए हमारे देश के इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति उभर कर आया जिसने हमारे देश का इतिहास, राजनीति, भूगोल सब कुछ परिवर्तन करके रख दिया। उनका नाम था महात्मा गांधी जी। उन्होंने ना हथियार उठाए, ना बंदूक चलाई और ना ही उन्होंने हिंसा की। उन्होंने घोषणा की कि जब तक इन मजदूरों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। दोस्तों, शुरुआत में पहले तो लोगों को अजीब लगा कि ये कैसे तरीके का संघर्ष है, ये कैसा आंदोलन है। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे लोग उनसे जुड़ते चले गए। कुछ लोग तो केवल इसलिए देखने आते थे उनको कि आखिर ये कैसा आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे लगातार जब जनसंख्या बढ़ती गई और इनका आंदोलन तेज होता गया और भूख के मारे इनकी सेहत खराब होने लगी, तो जो कपड़ों के मिलों के मजदूरों के जो मालिक थे, उनको आखिरकार झुकना पड़ा और उनके साथ एक समझौता किया गया और आखिरकार मजदूरों को न्याय दिया गया। और यहीं से हमारे देश ने पहली बार देखा कि भूख सिर्फ शरीर की कमजोरी नहीं होती, अगर उसके पीछे नैतिक शक्ति छुपी हुई हो तो वह सत्ता की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत थी, इसकी असली परीक्षा तो आगे होने वाली थी। हमारे देश में क्या हुआ, कुछ ही समय बाद देश में सांप्रदायिक दंगे भड़कने लगे और हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ होने लगे। तब गांधी जी को लगा कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, इससे हमारे देश की आजादी तो दूर की बात है, हमारा देश हमेशा ही गुलाम बना रह जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, हिंदू मुसलमानों को एक साथ जोड़ने के लिए 21 दिन का उन्होंने 1924 में उपवास रखा। इस उपवास से क्या हुआ, 21 दिनों के उपवास से इन्होंने कहा कि नफरत छोड़ो, देश को बचाओ, कि हिंदू मुसलमानों की नफरत को पहले बुला दिया जाए, पहले हमारे देश को बचाया जाए, हमारे देश को आजाद किया जाए। अब दोस्तों, इस भूख हड़ताल का तो कोई खास फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि बाद में हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ हमेशा होते रहे जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ। उसके बाद आजादी के बाद भी जब विभाजन हुआ, उसके बाद भी दंगे चलते रहे। लेकिन इसका उस समय तो यह प्रभाव पड़ा कि उस समय कुछ हद तक इस पर काफी नियंत्रण पा लिया गया था। इस भूख हड़ताल का यह परिणाम निकला था। अब दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद गांधी जी की अगली भूख हड़ताल थी जब गांधी जी जेल में बंद थे। दोस्तों, बात है 1932 की। उस समय क्या हुआ था कि हमारे देश में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, दलित समाज के लोगों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र देने की घोषणा की थी। अब गांधी जी को यह लगता था कि अगर इनको अलग से निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाएगा तो हिंदू समाज कभी भी एकजुट नहीं रह सकेगा। दूसरी तरफ अंबेडकर साहब, जो लगातार दलितों के उत्थान के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनका तो यही मानना था कि दलितों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए, जिसकी वजह से क्या किया जाएगा, दलित समाज को आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, जिसकी वजह से वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर दोनों की विचारधाराएं आपस में भिड़ने लगी थी। उधर गांधी जी के अलग मत थे, उधर अंबेडकर साहब के अलग मत थे।
अब गांधी जी ने आमरण अनशन का जेल में ही फैसला कर लिया कि अगर मेरी बात को नहीं माना गया, अगर दलितों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया, तो मैं क्या करूंगा, आमरण अनशन करूंगा जब तक मेरी बात को नहीं माना जाएगा। अब पूरे देश में दोस्तों चिंताएं बढ़ने लगी थी। चिंता इतनी बढ़ने लगी थी कि गांधी जी की सेहत लगातार गिरती जा रही थी, जिसकी वजह से लोगों को यह लग रहा था कि अगर गांधी जी नहीं रहेंगे तो हमारा देश आजाद कैसे होगा। दूसरी तरफ अंबेडकर साहब भी पूरा प्रयत्न कर रहे थे कि निर्वाचन क्षेत्र तो दलितों को मिलना ही चाहिए, जिसकी वजह से दलितों का उत्थान हो सकता है। अब दोस्तों यरवदा जेल में क्या हुआ कि पूना पैक्ट, जिसे आज हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, पुणे में क्या हुआ था कि अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ, जिसकी वजह से इस समस्या पर हल निकाला गया। तो उस समझौते को हम आज पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये लड़ाई खत्म हुई थी। तो दोस्तों उस समय गांधी जी ने आमरण अनशन करके पूरे देश को एक तरीके से झकझोर दिया था। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं। तो गांधी जी के बाद अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जो भूख हड़ताल की गई थी वो इनके द्वारा की गई थी। भगत सिंह और जतिन दास और साथ ही राजगुरु, सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त, इन सभी को क्या कर दिया गया, लाहौर जेल में बंद कर दिया गया। अब लाहौर जेल में इनके साथ काफी दुर्व्यवहार किया जाता था। जैसे दोस्तों कई अन्य यूरोपीय कैदी थे, उनके साथ तो अच्छे तरीके से व्यवहार किया जाता था और इनके साथ इनको गंदे कपड़े पहनने के लिए दिए जाते थे, इनको सड़ा हुआ भोजन दिया जाता था, इनको किताबें पढ़ने के लिए नहीं दी जाती थी। तो दोस्तों इन्होंने फैसला किया कि जेल की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए भगत सिंह जी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उन्होंने कहा कि हमारी आवाजें इस जेल से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन हमारी भूख इस जेल की व्यवस्थाओं को सुधार करने के लिए काफी है। और दोस्तों इन्होंने जेल की व्यवस्थाओं को सुधार करने के लिए भूख हड़ताल करना स्टार्ट कर दिया। अब दोस्तों इन्होंने जब भूख हड़ताल करना स्टार्ट किया तो इनके ऊपर लगातार 10 दिन बीते, 20 दिन बीते, 30 दिन बीते, 40 दिन बीते, 50 दिन बीते, इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। जबकि दोस्तों इनको जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश भी की जाती थी, लेकिन दोस्तों इन्होंने कभी खाना नहीं किया, खाना नहीं खाया। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद जतिन दास की जेल में ही मृत्यु हो गई। जब इनकी जेल में मृत्यु हो गई तो पूरे देश में हंगामा मच गया और जब पूरे देश में हंगामा मचा तो जेल की व्यवस्थाओं में सुधार करना पड़ा। तो दोस्तों यह बहुत बड़ी हड़ताल, जिसमें हमारे देश के किसी एक क्रांतिकारी योद्धा ने 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी अपने देश के लिए, जेल व्यवस्थाओं की सुधार करने के लिए। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा भूख हड़ताल था उस समय, जब 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद जतिन दास ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। तो उस समय दोस्तों पूरे देश को इस भूख हड़ताल ने झकझोर दिया था। अब दोस्तों हम बात करते हैं जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बाद हमारे देश में यह तय होने लगा कि आखिर राज्यों का बंटवारा किस आधार पर किया जाएगा। उस समय दोस्तों क्या हुआ था कि आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति था, उसका नाम था पोटे श्रीरामुलु। इन्होंने क्या कहा कि जब नेहरू जी की सरकार थी तो इन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र को क्या कर दिया जाए, भाषा के आधार पर अलग राज्य बना दिया जाए, मतलब तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग से आंध्र प्रदेश बना दिया जाए। तो उस समय कई आयोगों का गठन भी किया गया था, लेकिन सबने मना कर दिया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मना कर दिया तो उनका मानना तर्क ये था कि जैसे हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, तो उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है। तो 22 भाषाओं की तो मान्यता हमारे देश में वैसे ही मिली हुई है। तो दोस्तों उस समय ये लग रहा था कि भाषा के आधार पर बांट दिया गया तो ये क्षेत्र क्या हो जाएंगे, सभी अलग अलग हो जाएंगे। एकजुटता बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो हमारे देश में अगर एकजुटता बनाए रखनी है तो सभी को मिलकर साथ काम करना होगा, सभी को मिलकर साथ रहना होगा। तो उस समय जो आयोग बनाए गए थे उन्होंने यही तर्क दिया था। लेकिन दोस्तों इन्होंने क्या किया, अपने क्षेत्र के लिए, अपने तेलुगु भाषी लोगों के लिए इन्होंने आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया। और आमरण अनशन स्टार्ट किया तो 58 दिनों के बाद आमरण अनशन करते हुए इनकी मृत्यु हो गई। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो पूरे देश में हंगामा मच गया। जब पूरे देश में हंगामा मचा तो आखिरकार नेहरू जी को यह घोषणा करनी पड़ी और तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग से आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तो इस प्रकार दोस्तों इन्होंने 58 दिन के बाद अपनी मृत्यु से आंध्र प्रदेश का गठन करवाया था। तो यह दूसरी हमारे देश के इतिहास की पहली, जब हमारे देश की आजाद हुआ जब हमारा देश, उसके बाद ये पहली सबसे बड़ी भूख हड़ताल थी। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारे देश के इतिहास के सबसे बड़े आमरण अनशन की। इनका नाम है इरोम शर्मिला। इन्होंने क्या किया, मणिपुर में जो आसपा कानून लगाया गया है, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, उसको हटाने के लिए इन्होंने मांग की कि जब तक इस पावर एक्ट को नहीं हटाया जाएगा, आसपा कानून को नहीं हटाया जाएगा, तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। और दोस्तों इन्होंने क्या किया, सन 2000 से आमरण अनशन स्टार्ट करना शुरू किया, भूख हड़ताल करना स्टार्ट किया। तो इन्होंने क्या किया, 16 सालों तक, 2000 से 2016 तक 16 सालों तक इन्होंने आमरण अनशन किया और इन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया।
तो दोस्तों इनको क्या किया जाता था, इंजेक्शन के जरिए या नलियों के जरिए इनको भोजन दिया जाता था। बाकी अन्यथा इन्होंने भोजन ग्रहण करने से इनकार कर दिया। 16 साल तक की लगातार आमरण अनशन करने के बाद वहां से आसपा कानून को पूरी तरीके से तो नहीं हटाया गया, जबकि बहुत कुछ क्षेत्रों से आसपा कानून को हटा दिया गया था। तो इनकी यह बहुत सबसे बड़ी उपलब्धि थी। दोस्तों यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती है। इसके बाद हमारे देश के इतिहास ने एक ऐसा आंदोलन देखा जिसने हमारे देश के लाखों युवाओं को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों बात है सन 2011 की, दिल्ली का जंतर मंतर का मैदान, जब हमारे देश के इतिहास में भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ा गुस्सा फूटा। उस समय दोस्तों लोकपाल आंदोलन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन इतना तेज हो रहा था जिसकी वजह से पूरे देश के लाखों लोग इसमें भाग ले रहे थे। और उसी समय अन्ना हजारे ने घोषणा की कि जब तक प्रभावी लोकपाल कानून नहीं बनेगा तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। दोस्तों आखिरकार पूरे देश के युवा जब इनके साथ जुड़ गए तो आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और 2013 में एक बहुत बड़ा और प्रभावशाली कानून लोकपाल बिल लागू किया गया। अब दोस्तों हमारे देश के इतिहास में भूख हड़ताल की परंपरा में एक नया मोड़ आता है जब साल आता है 2026, वर्तमान की अगर हम बात करें तो इस समय सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर में हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर और साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफों को लेकर यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इनको काफी दिन बीत गए हैं और इनकी लगातार सेहत गिरती जा रही है। सरकार इनकी बातों पर कोई खास अभी रुचि नहीं ले रही है, लेकिन पूरे देश के युवा और पूरे देश की विपक्षी पार्टियां अब इनके साथ हो चुकी हैं क्योंकि इनकी सेहत लगातार गिरती जा रही है। अब दोस्तों इन्होंने इस भूख हड़ताल की परंपरा को काफी आगे बढ़ा दिया है क्योंकि अब हमारा देश का इतिहास शिक्षा व्यवस्था को लेकर काफी गंभीर समस्याओं से गुजर रहा है और ना ही शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। दोस्तों सवाल ये नहीं है कि भूख हड़ताल कितने दिन चलेगी, सवाल ये है कि क्या अब सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल की वजह से सरकार को झुकना पड़ेगा? क्या सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल की वजह से सरकार यह मानने को तैयार हो जाएगी कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या फिर सरकार इनको भी मरने के लिए छोड़ देगी जो पहले हमने इतिहास में पढ़ा है? बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, आप इस विषय में क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।